हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडक्टर्स कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रो कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये हमारा टॉपिक का नाम है। तो इस टॉपिक में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं कंडक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो ये टॉपिक को हम लोग अभी शुरू करते हैं। ठीक है, देखो आपको पता ही होगा कि जो कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर जिसे हम बोलते हैं, कंडक्टर जो हम बोलते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिकल गुड कंडक्टर्स होते हैं जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं, राइट। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एनॉर्मस अमाउंट में। ठीक है, अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर नॉट बाउंड टू एनी अदर एटम। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट, दे आर नॉट बाउंड टू एनी एटम। वो किसी एटम से बॉन्डेड नहीं होते। दे कैन मूव इनसाइड द कंडक्टर फ्रीली। उनको कोई बंदिश नहीं होती, राइट। तो वो आवारा की तरह यहां वहां घूम सकते हैं कंडक्टर में। ठीक है, तो अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, मान लीजिए कॉपर प्लेट है ये ऐसी, ये एक मान लीजिए कॉपर प्लेट है। इस कॉपर प्लेट को अभी तक मैंने किसी पावर सोर्स से कनेक्ट नहीं किया है, मतलब किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस मैंने नहीं दिया है। इसके अंदर की जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है ये यहां जा रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन है ये यहां जा रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे जा रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन ये जो है वो ऐसे जा रहा है। तो पूरा जो मोशन होता है ना इलेक्ट्रॉन्स का, वो बहुत रैंडम होता है। जैसे आपके ये जो मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का, मोशन of electrons are like motion of gas particles। जिस तरह से आपके जो गैस के पार्टिकल्स हैं रैंडमली, आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा है केटीजी में, कि गैस के पार्टिकल्स रैंडमली यहां वहां बहुत सारे स्पीड से मूव करते रहते हैं। उसी तरह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन भी है वो भी कंडक्टर के अंदर यहां वहां मूव करते रहता है। ठीक है, और इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। इसकी स्पीड भी क्या होती है? बहुत ज्यादा। इट इज अराउंड 10⁴ to 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ओके, इतनी स्पीड होती है इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। बट ये रैंडम मोशन है। ये जो मोशन है पूरा, ये मोशन क्या है? मोशन इज रैंडम। ये पूरा मोशन जो है इलेक्ट्रॉन का, ये क्या है? रैंडम है। इसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है, राइट। इसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है। तो आपने जो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट है ना, इलेक्ट्रिक करंट में देखिए आपका क्या होता था कि जब आपका चार्ज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब मूव करना शुरू कर दे, उसे आप इलेक्ट्रिक करंट बोलते हो। कि जब चार्ज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे, उसे आप इलेक्ट्रिक करंट बोलते हो। बट यहाँ पे चार्ज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, वो टोटली क्या है? रैंडम है। वो टोटली क्या है? रैंडम है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट हम लोग क्या बोलेंगे? कितना इलेक्ट्रिक करंट? जीरो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या है? जीरो है। क्योंकि यहाँ पे चार्जेस तो मूव कर रहे हैं, बट वो किसी एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं, वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो नेट इफेक्ट क्या हो जाता है? जीरो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या है? जीरो है। तो इलेक्ट्रिक करंट अभी क्या है? जीरो है। देखो इलेक्ट्रिक करंट कब शुरू होगा? जब आप इस कॉपर प्लेट को, ये जो कॉपर प्लेट है, ऐसे उठाएंगे कॉपर प्लेट को, और कॉपर प्लेट को जब आप बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, मान लीजिए बैटरी है और ये आपका स्विच, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, तो आपका जो करंट है वो ऐसे जाएगा, राइट। और आपके जो कॉपर प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल मूव लाइक दिस, है ना। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे और करंट ऐसे जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेट मोशन है। यहाँ पे
there is net motion of electrons in the conductor, यहां पे कोई नेट मोशन था क्या? नहीं, यहां पे नेट मोशन क्या था? इस केस में नेट मोशन क्या था? जीरो था। इस केस में नेट मोशन क्या था? नेट मोशन वॉज जीरो। कोई मोशन नहीं था, कोई नेट मोशन नहीं था, नेट मोशन कुछ नहीं था। अब देखिए मैं यहां पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, और वो लाइन क्या है? when there is no net motion, when there is no net motion of charge, when there is no net motion of charge within the conductor, when there is no net motion of the charge within the conductor, then the conductor is said to be in electrostatic equilibrium. जब आपके कंडक्टर से कोई नेट मोशन नहीं हो रहा है चार्जेस का, तब आपका कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होता है। आप ऐसा बोल सकते हो, when there is no net motion of the charge within the conductor, then conductor is said to be in electrostatic equilibrium। मतलब जिस समय आपके कंडक्टर में करंट कितना है? जीरो है। उस समय आप बोल सकते हो कि आपका कंडक्टर इक्विलिब्रियम में है। कौन से इक्विलिब्रियम में? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि यहाँ पे नेट मोशन नहीं हो रहा है इस केस में। हाँ, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। ओके, सो व्हेन देयर इज नो नेट मोशन ऑफ द चार्ज विद इन द कंडक्टर, देन कंडक्टर इज सेड टू बी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में कंडक्टर शो करता है। सो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसको हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम has following properties. पहली प्रॉपर्टी, नंबर 1, अगर कोई कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो उसके पास से कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। पहली प्रॉपर्टी की क्या है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड is zero everywhere inside the conductor। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो। अगर आपने कंडक्टर में कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम अभी हमने देखा कि जब कोई नेट मोशन नहीं होता चार्जेस का, तो हम बोलते हैं कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। और जब कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा तो कंडक्टर के अंदर की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो होगी। कितनी होगी? जीरो, याद रखना। चलो अब इसको देखते हैं कि कैसे जीरो होगी। मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, ये ऐसे, दिस इज योर कंडक्टर। ठीक है, कॉपर का है मान लीजिए। अब यहां पे ये जो कॉपर का कंडक्टर हमने रखा है, देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। सेकंड केस, व्हेन देयर इज
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये बनाया मैंने कंडक्टर ऐसे, ठीक है, और ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो लाइंस हैं, ये नेट, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो लाइंस है ये क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब देखिए जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट मूव करता है। जैसे मान लीजिए, आप ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, या फिर कुछ देर तक समझने के लिए, कि यहाँ पे एक बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, और इस पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकल रही हैं। तो इस कॉपर कंडक्टर के अंदर आपको पता है कि पॉजिटिव चार्जेस भी हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पॉजिटिव चार्ज के तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब यहां पे नेगेटिव सारे आ जाएंगे। तो सारे नेगेटिव चार्जेस जो कंडक्टर में प्रेजेंट थे वो लेफ्ट साइड आ गए। ठीक है ना, कहां आ गए, लेफ्ट साइड आ गए। अब इसकी वजह से क्या होगा कि इस साइड में जो चार्जेस बचेंगे, इस साइड में वो पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि यहां के नेगेटिव यहां आ गए। तो यहां पे बचा क्या फिर, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि चार्जेस शिफ्ट हो गए, पोलराइज्ड हो गए एक तरह से, कि नेगेटिव चार्जेस इस साइड आ गए और पॉजिटिव उस साइड हो गए। ठीक है, अब क्या होगा, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना, क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये है डायरेक्शन, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, 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 पॉजिटिव से नेगेटिव। ओके, ये कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पेंसिल से दिखाई है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है। क्यों डेवलप हुई, क्योंकि वहां के नेगेटिव यहां आ गए और पॉजिटिव वहां रह गए, तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो इसको, हाँ, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो पेंसिल से मैंने दिखाई है ये क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में टक्कर होगी, दे विल क्लैश, और जब इनके अंदर क्लैश होगा तो अंदर की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, मतलब ऐसे। देखिए, अब यहां पे ये लाइंस को देखिए, मैंने कनेक्ट क्यों नहीं किया, ये लाइंस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस को मैंने कनेक्ट कर देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, ये कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे डायरेक्शन। तो यहां पे देखिए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से क्या होंगी, क्लैश करेंगी। यहां पे क्या हो रहा है, ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो पेन से दिखाया मैंने, और जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मैंने पेंसिल से दिखाया, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अपोज कर रही हैं। क्या कर रही हैं, अपोज। और दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसल आउट कर देंगी। क्या कर देंगी, कैंसल आउट। तो अंदर का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो ई इनसाइड क्या हो गया, जीरो। अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, क्योंकि अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड थी,
बट उसको कैंसल आउट कर दिया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने, तो अंदर की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? 0। क्यों 0 हो गई? क्योंकि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सटर्नल के क्या हो गई? बराबर। सो इसलिए वो दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसल आउट कर दिया, राइट? क्या कर दिया? कैंसल आउट कर दिया। इसलिए अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? 0। अब आप थोड़ा मान के देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लीजिए कॉपर प्लेट है, ये कॉपर प्लेट है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? अगर आपका कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी होगी? 0। थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, थोड़ी देर के लिए। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती? इलेक्ट्रॉन्स को पुश करती मूव करने के लिए, और फिर क्या होता? फिर इलेक्ट्रिक करंट होने लगता। बट ऐसा होता नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट तो तभी होता है जब हम लोग कॉपर प्लेट को बैटरी से कनेक्ट करते हैं। अगर हम लोग कॉपर प्लेट को बैटरी से कनेक्ट ना करें तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं आता, है ना? क्योंकि चार्जेस फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए आपको बैटरी लगानी पड़ती है या फिर कोई पावर सोर्स लगाना पड़ता है। अगर कंडक्टर को आपने कोई पावर सोर्स नहीं लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी होगी? 0 ही होगी। तो ये याद रखना है कि ऑलवेज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। ये पहला था, फर्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, अब देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है। सेकेंड प्रॉपर्टी है इफ एन आइसोलेटेड conductor carries a charge, right, comma, the charge resides on the surface। अगर आपका एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, ठीक है, आइसोलेटेड कंडक्टर मतलब अलग, उससे आपने कोई बैटरी जोड़ी नहीं है, अलग कंडक्टर, मतलब जैसे कॉपर प्लेट। अगर इस कॉपर प्लेट पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज है या चार्ज है तो वो चार्ज सरफेस पे रहेगा। याद रखना, अगर मान लीजिए इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहेगा? सरफेस पे रहेगा, सरफेस पे। ठीक है, मान लीजिए एक रैंडम शेप का ये एक बॉडी है कॉपर वॉपर का, तो अगर कोई चार्ज है तो वो चार्ज हमेशा कहाँ रहेगा? सरफेस पे रहेगा, सरफेस पे ही रहेगा वो अंदर नहीं रहेगा, बॉडी के अंदर नहीं रहेगा, वो हमेशा कहाँ रहेगा? सरफेस पे। सो इफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर कैरीज अ चार्ज, द चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस पे, राइट? कहाँ पे रहेगा चार्ज? सरफेस पे। ओके, अब इसको चलो प्रूफ करते हैं। अभी हमने क्या बोला था कि अगर आपका जो कंडक्टर है अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0 होती है। हमने प्रूफ किया था। चलिए एक काम करते हैं, ठीक है, एक कंडक्टर ले लेते हैं हम लोग। यहां पे एक कंडक्टर है ये, ठीक है, इस सेकेंड प्रॉपर्टी को प्रूफ कर रहे हैं। और मान लीजिए मैंने एक ऐसा गॉसियन सरफेस मान लिया, समझने के लिए रैंडम सरफेस है, गॉसियन सरफेस, ये कॉम्प्लेक्स है एक्चुअली, ये सिमेट्रिक नहीं है, कोई ऑड शेप लिया है मैंने। ये मान लीजिए गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस। अब अगर मैं यहां पे गॉस लॉ लगाऊं तो गॉस लॉ कहता है कि इंटीग्रल E.dA इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ये बोलता है गॉसियन लॉ। तो ये गॉस लॉ था। अब मुझे एक बात बताइए, पहले प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0 होती है। पहली प्रॉपर्टी में पढ़ा ना हमने कि एक आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0। तो अगर E की वैल्यू मैं यहां 0 डाल दूं तो ये क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन नॉट तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली Q एनक्लोज्ड क्या होगा? Q एनक्लोज्ड क्या होगा? 0 होगा। मतलब कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज रिसाइड नहीं करेगा, नहीं रहेगा, वो हमेशा सरफेस पे रहेगा। हमेशा कहां रहेगा? सरफेस पे। कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा, वो हमेशा कहां रहेगा? सरफेस पे रहेगा। अगर आपका कंडक्टर
आइसोलेटेड और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो ठीक है, तो अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा, सारे जो फ्री चार्जेस हैं वो मतलब कहाँ पे आएंगे, सरफेस पे आएंगे, राइट। ठीक है, समझ में आई बात। तो इनक्लोज चार्ज कितना हो गया, 0, तो सारे चार्जेस कहाँ हैं, सरफेस पे, एकदम सरफेस पे। ठीक है, देखिए ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, चार्जेस की बात कर रहा हूं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड just outside the electric field just outside a charged conductor the electric field just outside a charged conductor is perpendicular to the surface of conductor and has a magnitude of sigma upon epsilon naught ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम प्रूव करेंगे अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर एंड हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है कंडक्टर के आसपास अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर रहे हो तो चलो देखते हैं। मान लीजिए एक रैंडम शेप का कंडक्टर लेते हैं, ये कंडक्टर एक, ठीक है, और इस कंडक्टर पे चार्जेस हैं और आपको पता है सारे चार्जेस कहां रहेंगे, सरफेस पे। हमने ये सेकंड प्रॉपर्टी से पढ़ा। तो मान लीजिए पॉजिटिव चार्जेस हैं सरफेस पे, ऐसे सारे चार्जेस कहां पे हैं, सरफेस पे हैं कंडक्टर के। ठीक है, अब मुझे मान लीजिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करना है, यहां पे इस पॉइंट P पे मुझे किसका पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करूंगा। चलिए देखते हैं, ये सपोज एक गॉसियन सिलेंडर है ये, ठीक है। ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना, इट्स अ गॉसियन सिलेंडर, इमेजिनरी है, इट्स अ इमेजिनरी सिलेंडर, या फिर इसको हम लोग गॉसियन सिलेंडर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, गॉसियन सिलेंडर बोल सकते हैं। अब इस सिलेंडर के एक एंड पे ये पॉइंट P लाई कर रहा है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ वी नो दैट इंटीग्रल E डॉट dA इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमको पता है, ठीक है। अब आपको देखिए एक बात तो पता है, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या, अंदर नहीं। थर्ड प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि कंडक्टर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। तो ये सरफेस 1 हो गया मान लीजिए, ये ठीक है। ये सरफेस 2 हो गया मान लीजिए, ये जो स्पेरिकल वाला, और ये सरफेस 3 है, ठीक है। अब सरफेस 3 से कोई फ्लक्स कट हो रहा है क्या, सरफेस 3 से कोई फ्लक्स कट होगा क्या, सरफेस 3 से कोई फ्लक्स कट होगा क्या, नहीं, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो सरफेस 3 से कोई फ्लक्स कट नहीं होगा। अच्छा, इस स्पेरिकल सरफेस से कोई फ्लक्स कट होगा क्या, यहां से नहीं होगा, क्योंकि क्यों, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो ये जो स्पेरिकल सरफेस जो अंदर प्रेजेंट है, इससे भी कोई फ्लक्स कट नहीं होगा। तो ये जो स्पेरिकल सरफेस है यहां, इसका भी फ्लक्स कट कितना हो गया, 0, इसका भी फ्लक्स कट कितना हो गया, 0। अब बचा ये स्पेरिकल सरफेस और ऊपर का ये सरफेस 1। तो यहां ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी, बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट। हाँ, और एरिया वेक्टर भी कैसे होगा, ऐसे ही होगा एरिया वेक्टर। इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे होगा।
हाँ, और इस स्पेरिकल सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे होगा, इसका ऐसे होगा, है ना। तो स्पेरिकल सरफेस का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 90। तो यहां से कोई फ्लक्स कट नहीं होगा, सिर्फ फ्लक्स कट होगा एक ही सरफेस की वजह से, और वो है टॉप सरफेस। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, यहां मैं डायग्राम थोड़ी सी मेसी हो गई, तो मैं फिर से बनाता हूं। ये ऐसा नीचे के किसी सरफेस से फ्लक्स कट नहीं हो रहा है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, 0 थी। हाँ, ऊपर सिर्फ इस सरफेस से फ्लक्स कट हो रहा है, सिर्फ टॉप वाले से। फ्लक्स कट सिर्फ टॉप वाले सरफेस से हो रहा है, क्योंकि यहां का जो सरफेस है उसका एरिया वेक्टर तो ऐसे है, इसका एरिया वेक्टर कैसे, ऐसे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है। समझ में आ रही बात। तो सिर्फ फ्लक्स कट सिर्फ इस सरफेस से हो रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है ना, इस सरफेस को पेनिट्रेट कर रहा है क्या, नहीं। तो अगर हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ लगाएं, तो पहले चलो हम लोग इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बता देते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चलिए करते हैं इसको। तो ये क्या होगा, सिर्फ एक ही सरफेस की वजह से हो रहा है ना, कौन सी सरफेस की वजह से, 1 की वजह से। तो मैं लिख देता हूं 1 ई डी ए कॉस 0 इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड। ठीक है, क्यू इनक्लोज की जगह क्या डाल सकते हैं, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए अपॉन इप्सिलॉन नॉट। अब ई इस सरफेस पे हर पॉइंट पे ई की वैल्यू क्या है, सेम होगी। इस पूरे सरफेस पे, इस पूरे सरफेस पे ई की वैल्यू सेम होगी, तो ई आप बाहर निकाल सकते हो। तो ये हो गया ई इंटीग्रल डी ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन इप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रल डी ए करोगे तो ये पूरा एलिमेंट इस ये आ जाएगा, पूरा एरिया आ जाएगा, ये पूरा एरिया आ जाएगा, ये वाला, ये पूरा 1 का एरिया। तो इसको लिख देते हैं ऐसे ई, ये पूरा इंटीग्रल डी ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए क्या हो गया, कट गया, तो ई इज इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप कोई एक कंडक्टर लेते हो, ठीक है, तो कंडक्टर के साइड में कोई एक पॉइंट लेते हो, और उस पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, तो सिंपली फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसे एक बार अच्छे से देखना, ठीक है। ये देखिए, ये क्या था, क्यू अपॉन ए था, कि टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया, टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया। बट यहां पे ये कितना एरिया है, ये मान लीजिए ये एरिया है ए, ये जो एरिया था हमने लिया था, ये एरिया कितना लिया था, ए लिया था ना, है ना। तो इसमें कितना चार्ज आएगा, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए, और वो ए कट गया, तो ई इज इक्वल टू क्या आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर। और देखो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, क्या है, परपेंडिकुलर है ना। अगर ये डायग्राम मैं यहां बनाऊं, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस रीजन की, वो ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर होगी सरफेस को, सरफेस को क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, रिमेंबर, है ना। इंक्लाइन नहीं हो सकती। क्यों इंक्लाइन नहीं हो सकती, देखो बताता हूं मैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं इंक्लाइन मानता हूं, ये लिया मैंने, बनाया ये कंडक्टर, और मान लीजिए यहां पे मैंने एक छोटा सा एक एलिमेंट लिया, ऐसे सरफेस एलिमेंट, और यहां पे मैं ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होनी चाहिए परपेंडिकुलर, बट मान लो मैं ऐसे बनाता हूं, परपेंडिकुलर नहीं बनाता हूं, थोड़ा तिरछा बनाता हूं, ऐसे ई। तो अब इस ई के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस और एक होगा पैरेलल टू द सरफेस। तो ये जो कंपोनेंट है पैरेलल टू द सरफेस वाला, वो तो चार्जेस को पुश करेगा ना मूव करने के लिए, कि तुम मूव करो। ये जो कंपोनेंट है वो क्या करेगा, चार्जेस को सरफेस के पैरेलल में मूव करवाएगा, और जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा कंडक्टर में। बट ऐसा तो होता नहीं है, जब तक आप बैटरी कनेक्ट नहीं करोगे तो करंट आता है क्या कंडक्टर में, नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट पे, वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर ही होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर ओनली, ऐसे इंक्लाइन नहीं होगी। यहां पे देखो मैंने कुछ एंगल बना दिया था थीटा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक परपेंडिकुलर एक पैरेलल। अब चार्ज बाहर तो जा नहीं सकता, हाँ, बट कंडक्टर के अंदर पैरेलल सरफेस पे तो मूव कर सकता है, और जब ऐसा होने लगेगा तो क्या हो जाएगा, करंट आ जाएगा।
अगर करंट आ जाएगा तो फिर आपका कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है ही नहीं, ठीक है। तो अगर कोई कंडक्टर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो होंगी वो परपेंडिकुलर ही होंगी कंडक्टर के सरफेस को, रिमेंबर वन, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है, दिस वन, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बाद में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑन एन irregularly shaped conductor, on an irregularly shaped conductor, the surface charge density is greatest at locations where radius of curvature of surface is small. अगर आप एक कंडक्टर लेते हो, ठीक है, ऐसा कुछ एक रैंडम शेप कंडक्टर, तो जहां का कर्वेचर बहुत, जिसका रेडियस कम होगा, मतलब जहां पे शार्प कॉर्नर्स होंगे, शार्प मतलब ऐसा स्पाइक्स टाइप में, जहां पे शार्प, देखो यहां का कर्वेचर कम हो गया था ना, जहां पे शार्प कॉर्नर्स होंगे, ऑन एन इरेगुलरली शेप्ड कंडक्टर द सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, सिग्मा इज ग्रेटेस्ट एट द लोकेशन वेयर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज स्मॉलेस्ट। जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां पे सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। मतलब वहां पे चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा चार्ज इकट्ठे होंगे, ठीक है। तो अभी आपको देखो पता चलेगा कि आपके घरों में जो लाइटनिंग कंडक्टर लगा होता है, जो जब बिजली कड़कती है, थंडरिंग होती है, तो जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है उसका जो एज होता है वो बहुत शार्प होता है, पतला सा ऐसे एज होता है, ऐसा, ताकि जो बिजली आए वो डायरेक्टली इसमें से होते हुए ग्राउंड में चली जाए, जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि जो आपका शार्प एज होगा वहां पे जो चार्ज डेंसिटी है वो ज्यादा होती है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ओके, तो ये 4 प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में फॉर द कंडक्टर्स।